नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सभी विद्यार्थियों और मित्रों का मैं अभिवादन करता हूं। आज हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। हम में से सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी को यह ज़रूर कहा होगा कि मैं तुम्हारी राजनीति समझ गया हूँ, है ना ऐसा? या फिर यह कहा होगा कि मैं तुम्हारी राजनीति समझता हूँ। विचार कीजिए कि ऐसा हम कब कहते हैं? क्या तब जब सामने वाला व्यक्ति कुछ भी छिपा न रहा हो, या तब जब सामने वाला व्यक्ति कुछ छिपा रहा हो? निश्चित ही हम दूसरे की बात का या दूसरे के कार्य में जो कुछ छुपा हुआ होता है उसे जब जान लेते हैं तब हम ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारी राजनीति समझ गया हूँ। अब सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति जब अपने उद्देश्यों को दूसरों से छुपा सकता है, तब वे क्यों नहीं छुपा सकते हैं जो सत्ता या संगठन के शीर्ष पर होते हैं। उनके पास तो छुपा लेने के लिए भी अधिक क्षमता, शक्ति और प्रभाव होता है ना ऐसा? यहाँ तक कि आम लोग उनकी छुपी हुई मंशा को न समझें, इसके लिए वे विमर्श उत्पन्न कर सकते हैं और मास मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। और जैसा आप लोग देख भी रहे हैं कि वास्तव में वे लोग मास मीडिया का सहारा लेते भी हैं और ऐसे विमर्श भी उत्पन्न करते हैं ताकि उनके जो वास्तविक हित हैं वो प्रकट न हो। वास्तव में जब कोई कहता है कि राजनीति मत कीजिए, नो पॉलिटिक्स प्लीज, तब भी वह राजनीति ही कर रहा होता है। दरअसल राजनीति की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वह छुपी रहे। सामने आने या प्रकट हो जाने पर तो वह असफल हो जाती है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति है क्या। राजनीति को 3 संदर्भों में देखा जाता है: गतिविधि के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और अध्ययन की एक शाखा के रूप में। आज के अपने बातचीत में मैं राजनीति को एक गतिविधि के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करूंगा। इसे एक अध्ययन की शाखा के रूप में आज समझने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि वह कुछ अतिरिक्त समय की मांग करता है और वह एक दूसरा विमर्श उत्पन्न हो जाता है। गतिविधि या एक्टिविटी के रूप में राजनीति एक सार्वभौमिक और शाश्वत घटना है। यह हर उस जगह संभव है जहां एक से अधिक पक्ष हैं, उन पक्षों में मतभेद है और बातचीत के जरिए मतभेद को दूर करने की संभावना है। बिना एक से अधिक पक्ष और मतभेद के राजनीति संभव नहीं है, और जहां मतभेद के निवारण के लिए संवाद संभव नहीं है, वहां भी राजनीति संभव नहीं है। पूर्ण सहमति और पूर्ण असहमति की अवस्था राजनीति का अंत कर देती है। पूर्ण सहमति अंतरंगता है, मतलब इंटीमेसी है, और पूर्ण असहमति युद्ध की ओर जाता है। गतिविधि के रूप में राजनीति का दायरा बहुत बड़ा है, परंतु यह अध्ययन की विषय वस्तु से बाहर है। हालांकि पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी और पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स बड़ी तेजी से इस अछूते क्षेत्र को अपने दायरे में समेटता जा रहा है। यहाँ अच्छा यह होगा कि हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से गतिविधि के रूप में राजनीति को समझ लें। आपने देखा होगा और महसूस किया होगा कि इस राजनीति को और हर रोज़ इस राजनीति में सहभागिता भी की जाती है। और उसमें सहभागी कौन होते हैं? उसमें सहभागी हम होते हैं, आप होते हैं, हमारी मित्र मंडली होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए
जब एक माँ जिसके पास एक ही खिलौना है और उसके दो बच्चे हैं जो खिलौने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, तब वह माँ क्या करती है? वह किसी एक बच्चे को खिलौना दे देती है, देखा है ना ऐसा आपने, और दूसरे को समझा बुझा लेती है, कभी टॉफ़ी देकर, कभी यह कहकर कि शाम तक इससे अच्छा खिलौना तुम्हारे लिए ला देंगे। वास्तव में यह भी एक राजनीति है, और ऐसी ही राजनीति में हम 24 घंटे संलग्न रहते हैं। परंतु इस तरह की राजनीतिक गतिविधि में प्रेम होता है, विवाद का निस्तारण उद्देश्य होता है, और इसमें अविश्वास तथा भय शामिल नहीं रहता है, और न ही इसका कोई सामुदायिक प्रभाव और उद्देश्य रहता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि ऐसी गतिविधियों में भय, अविश्वास और वर्चस्व शामिल हो ही नहीं सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में किसी पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें आप अपने उस मित्र को भी बुलाते हैं जो जिलाधिकारी है, और उस पड़ोसी को भी बुलाते हैं जिसने अपने घर की खिड़की ठीक आपके खिड़की के सामने खोलने की शुरुआत की थी, और आप दोनों में विवाद हुआ था। यहाँ आप जिलाधिकारी के साथ अपनी मित्रता का प्रदर्शन करके वर्चस्व की लड़ाई को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ऐसे में पूजा का आयोजन वह आवरण हो जाता है जिसके भीतर आप जिलाधिकारी के साथ अपनी उपस्थिति का राजनीतिक उद्देश्य छुपा लेते हैं। है ना ऐसा? कभी विचार करके देखिएगा। कुछ न कुछ इस तरह का प्रयास कभी आपने किया होगा या आपने किसी पड़ोसी को करते हुए देखा होगा। परंतु राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को, या वास्तव में जो राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको आपके पूजा में राजनीति दिखाई पड़ ही जाएगी, और पढ़नी भी चाहिए। यही तो समझ है राजनीति की। सामान्य जीवन में जो राजनीति गतिविधि के रूप में होती है उसमें, तथा प्रक्रिया के रूप में जो राजनीति होती है उसमें बहुत झीना सा, बारीक सा, या यूं कहें कि महीन सा अंतर होता है। वह अंतर है औपचारिकता एवं अनौपचारिकता का। गतिविधि वाली राजनीति अनौपचारिक होती है, जबकि प्रक्रिया वाली राजनीति औपचारिक होती है। मिसाल के तौर पर, आपका एक मित्र आपसे ली गई कोई किताब आपको वापस नहीं दे रहा है, और आपने किसी गुरुजी को देने का बहाना बनाकर वह किताब मित्र से वापस ले लिया है, तब यह भी एक राजनीति हुई। हाँ, इतना अवश्य है कि यह अनौपचारिक है और इसका प्रभाव क्षेत्र 2 या 3 लोगों तक सीमित है। परंतु आगे विशेष रूप से ध्यान दीजिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि आज मोदी जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से वित्त विभाग का प्रभार लेकर रघुराम राजन को दे देते हैं, तब यह एक राजनीतिक प्रक्रिया हो जाएगी। यद्यपि हम इस प्रक्रिया में भी 2, 4 या 6, 7 लोगों को ही शामिल पाते हैं, किंतु इसका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक होगा, और ऐसा करने के लिए कुछ निश्चित प्रावधानों का पालन करना होगा। यह जो निश्चित प्रावधानों के पालन का शर्त है, वही राजनीतिक गतिविधि को एक प्रक्रिया और औपचारिक स्वरूप प्रदान कर देता है। राजनीति का यह क्षेत्र ही अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में जब राजनीति को परिभाषित करना हो तो यह कहा जा सकता है कि सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए सत्ता के द्वारा विवादों का समाधान किया जाना या विवादों को उत्पन्न करना राजनीति है। मैं फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए सत्ता के द्वारा विवादों का समाधान किया जाना या विवादों को उत्पन्न करना राजनीति है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, या विशेष रूप से ध्यान देने की यहाँ जरूरत है, कि सत्ता के द्वारा सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए विवादों का समाधान किया जाना और विवादों को उत्पन्न करना दोनों ही राजनीति है। इस तथ्य को भी एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान में जनता शासन से असंतुष्ट हो रही है और शासन को ऐसा लगता है कि इस असंतोष का निवारण करना तत्काल संभव नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर गोलाबारी कर देता है और बदले में भारत की ओर से भी गोलाबारी होती है। अब पाकिस्तान अपनी जनता से यह कह सकता है कि कृपया धैर्य रखें, अभी आप सब शासन से सहयोग करें ताकि हम मिलकर भारत को जवाब दे सकें। इस उदाहरण में सत्ता के द्वारा विवाद उत्पन्न करके सामूहिक हितों की पूर्ति का जो प्रयास होता है उसे दर्शाया गया है। आपको आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है कि कभी कभी तो ऐसे विवाद आपसी सहमति से भी उत्पन्न किए जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, महाभारत और आज की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां दो पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से विवाद उत्पन्न किया गया है। मनु और कौटिल्य की साडगुण्य नीति में जो द्वैधी भाव नामक नीति है, उसको लेकर मनु और कौटिल्य में जो अंतर है वह इसी पर आधारित है। परंतु उस पर चर्चा करने से यह वार्ता दूसरी ओर चली जाएगी। अब चूंकि आपके मस्तिष्क में यह सवाल आ गया है तो आप इसका उत्तर भी खोज ही लेंगे। खैर, आइए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि इस तरह से तो राजनीति काले कारनामों को छुपाने वाली एक पर्दा बनकर रह जाती है। यह एक सच्चाई है और इसी सच्चाई को देखते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्कॉन्डल्स। परंतु ठीक इसके विपरीत राजनीति को महान कार्यों का साधक मानते हुए जर्मनी के लौह पुरुष बिस्मार्क ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। वास्तव में जब से राजनीति को लेकर बौद्धिक समझ बनने लगी है, तब से लेकर आज तक राजनीति के अर्थ में अनेक बदलाव आए हैं। भारत के सनातन चिंतन प्रणाली में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की बहुत व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गई है और यहाँ तक कहा गया है कि सर्वे धर्मो राजधर्मे प्रविष्टाः, अर्थात सभी धर्म राजनीति में समाहित हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति को पृथ्वी की प्राप्ति, उसकी रक्षा और संवर्धन को राजनीति कहा गया है। अर्थशास्त्र की पहली ही पंक्ति इसका उद्घोष करती है कि पृथिव्या लाभे पालने च, मतलब वही बात जो मैं पहले कहा हूँ कि पृथ्वी की प्राप्ति, रक्षा और उसका संवर्धन राजनीति है। भारत में राम की राजनीति, रावण की राजनीति, कृष्ण की राजनीति, शकुनी की राजनीति, विदुर की राजनीति और भीष्म की राजनीति दरअसल राजनीति के अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यह राजनीति के अलग अलग विचार संप्रदाय हैं। आपने अपने आज के समाज में राम का नाम लेकर रावण की राजनीतिक मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों को भी देखा, सुना या हो सकता है परखा होगा। राम की राजनीति में सफलता के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। राम
अपवित्र साधनों का प्रयोग उचित नहीं समझते हैं, जबकि रावण के लिए किसी भी साधन से सफलता प्राप्त करना ही लक्ष्य है। आइए, अभी इस पर बात करने का समय नहीं है, हम लौट कर अपने विषय पर ही आते हैं और देखें कि अरस्तु, जिसको आज के विद्यार्थी राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में देखते हैं, उन्होंने राजनीति को किस प्रकार से परिभाषित किया है या राजनीति को किस प्रकार से देखा है। वास्तव में भारत की ही तरह ग्रीक सभ्यता में भी राजनीति की अनेक धाराएं रही हैं और प्लेटो तथा अरस्तु ने राजनीति को भारत की परंपरा की तरह ही बहुत व्यापक अर्थ दिया है। प्लेटो एवं अरस्तु के लिए तृष्णा रहित विवेक, रीजन अनरिस्ट्रेन्ड बाय डिजायर, का सामूहिक उत्थान के लिए प्रयोग करना ही राजनीति है। कालांतर में राजनीति की यह परंपरा ग्रीक में और भारत में जो सनातन परंपरा राजनीति की थी वह बची नहीं, विद्रूप हो गई, कालातीत हो गई। आधुनिक काल में आकर हन्ना आरेंट और ऑक्सफोर्ड ने ग्रीक की राजनीतिक परंपरा को अकादमिक रूप से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। हन्ना आरेंट ने इसके लिए राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा। वे कहती हैं कि हिंसा राजनीति का अंत कर देती है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड ने ग्रीक राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए सुझाव रखा कि राजनीति का दायित्व, मतलब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, विधिक दायित्व जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मैत्री दायित्वों की तरह होना चाहिए। उन्होंने राजनीति की तुलना नौवहन की कला, मतलब सीमैनशिप से की। भारत में भी सनातन परंपरा की राजनीति को पुनः स्थापित करने के प्रयास हुए हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखकर सनातन परंपरा की राजनीति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। जिस तरह हन्ना आरेंट एवं ऑक्सफोर्ड को उदारवादी राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा से चिंता हो रही थी, वैसी ही चिंता महात्मा गांधी को भी हो रही थी। परंतु जहां हन्ना आरेंट एवं ऑक्सफोर्ड चिंतन को क्रमशः विचारधारा के चंगुल से और मोड के चंगुल से मुक्त करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का दावा करते हैं, वहीं महात्मा गांधी मानते हैं कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था और आधुनिकता के साथ प्राचीन मूल्य बोध वाली राजनीति का समायोजन संभव नहीं है। वे कहते हैं कि प्राचीन मूल्य बोध वाली राजनीति को ग्राम स्वराज के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी का जो आदर्श है राम राज्य, उसमें राजनीति और धर्म के बीच में बहुत निकट का संबंध है। इस चर्चा के प्रसंग में यदि मार्क्स की बात न की जाए तो यह पूरी चर्चा ही अधूरी रह जाएगी। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राजनीति एक वर्ग विभाजित समाज में पूंजीपतियों के लिए सर्वहारा का शोषण करने का एक माध्यम है। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के रूप में एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की ही कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि एक राजनीति विहीन समाज की भी कल्पना करते हैं। नव वामपंथी विचारक ग्रामसी, इन्होंने राजनीति को गहरे स्तर पर उतरने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि सर्वहारा क्रांति के द्वारा उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक बदल जाने से सतह के ऊपरी धरातल की राजनीति तो बदल जाएगी। मतलब यह कि समाजवादी क्रांति के द्वारा उत्पादन के संसाधनों पर सर्वहारा वर्ग का तो कब्जा हो जाएगा, लेकिन इस क्रांति से सतह के नीचे की राजनीति नहीं बदलेगी। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रामसी ऐसा क्यों मानते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामसी ने यह बड़े बारीक तरीके से देखा था
कि राजनीतिक समाज मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी में बदलाव आ जाने से ही नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। धर्म, मूल्य, शिक्षा, मित्र, यह सब जो व्यक्ति के जीवन में उसके मूल्य बोध को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे सिविल सोसाइटी के अंग होते हैं। और यहाँ की जो राजनीति होती है वह सूक्ष्म होती है, परंतु उसका असर बहुत गहरा होता है। अतः सिविल सोसाइटी को बदले बिना न तो मार्क्सवादी क्रांति स्थायी होगी, न ही एक राजनीति विहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। अब यह बात आती है कि हम वर्तमान समय में राजनीति के किस अर्थ को सही माने। यहाँ सबसे पहले हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जो बात शुरुआत में हमने कही है उसका संबंध राजनीति के उदारवादी धारा से है। परंतु यदि इस प्रश्न पर पुनः लौट कर आए कि हम आज के समय में राजनीति से क्या अर्थ ग्रहण करें, वास्तव में इस प्रश्न का जो उत्तर मैं दे सकता हूँ उससे जरूरी नहीं है कि आप सहमत हों। राजनीति के परिभाषा को लेकर ही यदि सभी लोग सहमत हो जाएं, तो यह भी राजनीति के अंत की शुरुआत होगी। परंतु एक ऐसी दुनिया में जहां 1% लोगों के पास कुल संचित संसाधन 99% लोगों की अपेक्षा अधिक हों, वहां राजनीति के अंत की बात उचित नहीं है। परंतु आज की दुनिया में 3 तरह के लोग राजनीति के अंत की बात करना और सुनना पसंद करते हैं। उनमें से एक समुदाय तो उत्तर आधुनिकतावादियों का है, इस पर अलग से विचार किया जा सकता है। दूसरा समूह वर्तमान में उन लोगों का है जो वर्तमान नेतृत्व में भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। और तीसरा समूह उन लोगों का है जो राजनीति से अपनी सत्ता जाने के भय से डरे हुए होते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जल्दी मिलेंगे और विश्वास करिए जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।